सभी भैया बहनों को प्रणाम। इससे पहले वाले हमने क्लास में पृथक्करण की विधियों को पढ़ा था, जिसमें हमने प्रभाजी आसवन विधि के बारे में पढ़ा था। और प्रभाजी आसवन विधि से हमने वायु के विभिन्न घटकों का पृथक्करण और पेट्रोलियम का शुद्धिकरण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम वायु से विभिन्न गैसों के पृथक्करण को चित्र के माध्यम से समझ रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने चित्र के माध्यम से नहीं समझा था उसको, तो अब हम उसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। वायु के घटकों का पृथक्करण, यानी वायु जो होती है उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें मिश्रित होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और भी जो अन्य गैसें हैं जैसे कि आर्गन है आदि। तो इसमें उपकरण क्या है, इस प्रकार से है। सबसे पहले जो वायु होगी, वायु को इसमें प्रवेश कराएंगे। ये एक प्रकार का छानक यंत्र लगा हुआ है, जिससे वायु क्या होगी, छनती हुई जाएगी। तो छानक से वायु का इसमें प्रवेश कराएंगे। अब वायु जो है, यहाँ पर एक पिस्टन नुमा यंत्र बना हुआ है, जिसमें वायु पर क्या लगाया जाएगा, प्रेशर लगाया जाएगा। दोनों जो पिस्टन हैं वायु पर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। इसके कारण वायु क्या हो जाएगी, इसमें गर्म हो जाएगी, और गर्म होकर यहाँ से होते हुए, गर्म वायु यहाँ से होते हुए आगे बढ़ेगी, और एक प्रकार का इसमें चेम्बर लगा हुआ है जिसमें वायु प्रवेश करेगी। जैसे यहाँ पर वायु आ चुकी है। अब इसी में एक अत्यधिक कुंडलित नलिका लगी हुई है, जिसमें एक तरफ से जमा हुआ शीतल जल प्रवेश कराया जा रहा है, ठंडा जल इसमें प्रवेश कराया जा रहा है, जिससे जो गर्म वायु जो इसके अंदर है, गर्म वायु यहाँ से आई। अब इससे जो गर्म वायु है वो ठंडे जल के संपर्क में आएगी, यानी वो क्या होगी, संघनित होगी, और वो लिक्विड रूप में बदल जाएगी। पूरी की जो पूरी वायु है वो द्रव रूप में चेंज हो जाएगी। और यहाँ से हमने जो ठंडा जल प्रवेश कराया था, वो जैसे ही गर्म वायु के संपर्क में आता है तो वो क्या हो जाता है, जल गर्म हो जाता है, जिससे वो दूसरे मार्ग से निकलता हुआ भी रहता है। यानी एक तरफ से तो आप ठंडा जल निरंतर प्रवेश करा रहे हो, और दूसरी जो मार्ग है उससे वो गर्म होकर बाहर निकलता जा रहा है। ये जो गुण है ये कहलाता है संघनन। अब यहाँ से जो अब वायु है, अब वो गैस रूप में न होकर लिक्विड रूप में है, तो यहाँ से द्रवी जो वायु है वो अलग प्रकार के चेंबर में आएगी। ये एक प्रकार का क्या है, पृथक करने वाला चेंबर है। और फिर यहाँ से द्रवी जो वायु है एक प्रकार का विस्तारक जेट विस्तारक जेट वाले यंत्र से होकर निकलेगी। अब विस्तारक जेट से फिर ये जाएगी प्रभाजी आसवन कोलम में। प्रभाजी आसवन कोलम, जैसा हमने प्रभाजी आसवन विधि में पढ़ा था, उसी टाइप से ये एक प्रकार का उपकरण बना हुआ है, जो विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का क्या करता है, पृथक्करण करता है। जैसे सबसे पहले नाइट्रोजन गैस, इसमें यहीं पर एक और चीज़ है कि जो पृथक करने वाला जो चेंबर था, उसमें जो CO2 गैस है वो शुष्क बर्फ के रूप में वो हमें प्राप्त हो जाएगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो पहले ही निकल जाएगी। क्योंकि जब आपने ठंडा जल प्रवेश कराया था तो द्रवी जो वायु थी वो ठंडी होकर लिक्विड में आई, और लिक्विड में आने से पहले भी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो CO2 जो है वो बर्फ़ के रूप में आई है, तो बर्फ़ के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी, जिसे हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं। अब आगे देखो आप, तो इस प्रभाजी आसवन कोलम से में नाइट्रोजन गैस का पृथक्करण होगा। नाइट्रोजन गैस का जो क्वथनांक है वो होता है 196 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक का हम पहले अध्ययन कर चुके हैं विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण में। तो 196 डिग्री, माइनस में जो मान जितना ज़्यादा है, ठीक है, माइनस में जो जितना ज़्यादा होता है वो मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। अभी जैसे -186 और -196, इसमें से सबसे कम क्वथनांक किसका है, नाइट्रोजन का, फिर उसके बाद आर्गन का। तो नाइट्रोजन गैस पृथक हो जाएगी, फिर उसके बाद आर्गन गैस का पृथक्करण हो जाएगा, निर्गत मतलब निकलना। अब इस वायु में मात्र कौन सी गैस बचेगी, ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस इस बड़े से चेंबर में एकत्रित हो जाएगी। ऑक्सीजन का जो तापमान है, क्वथनांक, वो है -183 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक मतलब एक निश्चित तापमान जिस पर द्रव गैस में बदलता है, तो इसका क्वथनांक कितना है, -183 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार, यदि हम वायु से
ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है, प्रेशर, जैसा कि चैम्बर में नज़र आ रहा है। पहले हमने उस पर पिस्टन की मदद से प्रेशर लगाया और फिर ताप को घटाकर फिर हमने टेम्परेचर को घटाने के लिए इस कुंडलित नलिका में क्या कराया, ठंडा जल प्रवेश कराया और ठंडा करके संपीड़ित किया जाता है। इस गुण को बोलते हैं संपीड़न। संपीड़ित किया जाता है और इस द्रवित गैस को, फिर ये जो द्रवित गैस है इसको प्रभाजी आसवन कोलम में धीरे धीरे गर्म किया जाता है। जैसा हमने प्रभाजी आसवन विधि में पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही प्रभाजी आसवन कोलम में गर्म करेंगे, जहाँ सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाएगी। जैसा हमने प्रभाजी आसवन में पढ़ा था ना, विभिन्न ऊंचाइयों पर क्या होगा, अलग अलग गैसें पृथक होती जाती है, जिसमें हमने प्रभाजी आसवन स्तंभ लगाया था जिसमें शीशे की, कांच की गोलियां भरी हुई थी। वैसे ही एक प्रकार का ये उपकरण है। तो पहले नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी, फिर आर्गन अलग हो जाएगी और फिर लास्ट में ऑक्सीजन गैस। इस प्रकार से ये पूरा हो गया। नेक्स्ट जो पृथक्करण की विधि है वह है क्रिस्टलीकरण विधि। क्रिस्टलीकरण मतलब क्रिस्टल बनाना, जैसे शक्कर होती है, नमक है, तो क्रिस्टल के रूप में होती है। तो इस विधि का जो प्रयोग है वो ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। जो सॉलिड है, सॉलिड जो पार्ट्स हैं उनको पृथक करने में या शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से, समुद्र का जो पानी है उससे नमक हम प्राप्त करते हैं, उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ हो सकती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। तो इस प्रकार से हम समुद्री जल से ठोस नमक को पृथक कर सकते हैं। इसी प्रकार क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग कोई अशुद्ध विलयन है जिसमें कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पृथक करने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। कैसे पृथक करेंगे, जैसे मान लिया कि आपके पास कुछ मात्रा में आपने पानी ले लिया, उसमें कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल डाल दिए। अब उसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जिससे हमें एक प्रकार का संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाएगा। संतृप्त जो अब संतृप्त हो चुका है यानी गाढ़ा, फिर उसको हम कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर हम देखेंगे कि उसमें कॉपर सल्फेट के क्या प्राप्त हो गए, हमें क्रिस्टल प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से हम क्रिस्टलीकरण से हम क्रिस्टल अलग कर सकते हैं। तो आज हमने वायु के घटकों के पृथक्करण को चित्र के माध्यम समझा और दूसरा हमने क्रिस्टलीकरण विधि के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।